हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं गोधूली का जो पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि क्या है, एक निबंध है। तो उसी का ये दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है। और जैसे कि आप सबको पता होगा, हम लोग पार्ट 1 में जो है इसकी पूरी बायोग्राफी को देखे थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि जन्म जो है 1891 में हुआ था, मृत्यु जो है 1956 में हुई थी। जाति, उनके जाति क्या थे, तो वो महार यानी कि डोम जाति से थे। उनके माताजी का नाम भीमाबाई, पिताजी का नाम रामजी सकपाल। उनकी जो शादी है वो 1906 में हुआ था, और उनकी जो मैट्रिक जो पास किए थे वो 1907 में किए थे, यानी कि शादी के 1 साल के बाद उन्होंने मैट्रिक किया था। शादी उनकी भीमाबाई रामाबाई के साथ हुई थी, माताजी का नाम भीमाबाई। ठीक है, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और आपको टोटल 5 क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, आज जो है हम लोग छठा क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज कोशिश करेंगे चैप्टर को समाप्त करने का। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी कलम निकालिए फटाफट। और आज का हेडिंग तो आप लोग को दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या आप लोग तैयार हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट आपको जो बताए थे विख्यात भाषण, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो विख्यात भाषण दिया गया था, वो भाषण क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि एक विख्यात भाषण था, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर, जिसको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे। वो जाति प्रथा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये एक भाषण है जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये दिया गया था। और ये भाषण जो है वो आपका इंग्लिश में दिया गया था। ठीक है, इसमें जो हिंदी, इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो किया था ललई सिंह। किसने? ललई सिंह ने। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं। आज जो है हम लोग पार्ट 2 में, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 को कहाँ से देखेंगे? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे आपको जो है पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में छठा क्वेश्चन आपका है, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट भी करना है। ठीक है, देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, है ना? चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो देखिए, लेखक आज के दिन जो है उद्योगों में जो गरीबी है और उत्पीड़न है, और इसका जो बड़ी, इससे भी जो है एक बड़ी समस्या है, वो मानता है जाति प्रथा को। क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं जाति प्रथा के बारे में, है ना। देखिए, लेखक बाबा साहेब जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वास विवशतावश करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त करते हैं, ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कहने का मतलब है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना यह है कि आज के दिन जो है उद्योगों में जो गरीबी और उत्पीड़न है ना, उत्पीड़न, उद्योगों में जो गरीबी है, इससे भी एक बड़ी समस्या है, वो है जाति प्रथा के आधार पर काम का बंटवारा करना, है ना। बहुत से लोगों को बिल्कुल भी अरुचि, मतलब रुचि होते ही नहीं है, वो अरुचि होते हैं उस काम के लिए, वो उस काम को करने का मन उनको करता ही नहीं है, लेकिन तब भी जबरदस्ती का वो काम वो करता है। अब कहते हैं कि जबरदस्ती का अगर उसको वो काम करवाया जाए तो कैसे वो कुछ दिमाग लगाएगा उसमें? उसका जब दिल ही नहीं लगेगा, दिमाग ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, तो कैसे वो कोई नया नया टेक्नोलॉजी को, नए नए चीज़ों को डेवलप करेगा उस काम के प्रति? क्योंकि भाई उसको मन ही नहीं लग रहा है। अब हमको यहाँ पर, हमको जो है, मेरा दिमाग में है क्या कि मैं जो है लकड़ी का काम करूँगा जबरदस्त। ठीक है, अब हमको बना दिया सुनार। अब आप बताइए, हमको लकड़ी का काम करने के लिए दिया जाता है तो हम लकड़ी में एक से एक डिजाइन लेके आते, एक से एक दिमाग लगाते, लेकिन हमको सुनार का काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो मेरा दिमाग में नई बातें कैसी आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा रुचि इस काम में है ही नहीं भाई, दिल ही नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो 10 तक पढ़ लीजिए, 12 तक पढ़ लीजिए, उनके बाद छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तुम्हारा इसमें मन नहीं लगता तो इससे भी बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें हैं करने के लिए, जो कि इनके बिना भी लोग करते हैं। बहुत आगे तक पहुँचे लोग बिना पढ़ के भी, मतलब पढ़ाई किए हैं, 12 तक कम से कम पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि डिग्री हासिल करके भी नौकरी वगैरह पा करके आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि लोग आज करते हैं। मिसाल कायम है, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल पूरी दुनिया में अवेलेबल है ना। तो जिस चीज़ में रुचि नहीं है वो काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। अगर आप ज़बरदस्ती का कोई काम करते हैं तो उसमें आप नई नई चीज़ें, नई नई आइडिया, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और उत्पीड़न से भी। ये किसका कहना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। लेखक ने पाठ में
किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेखक कौन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का? भीमराव अम्बेडकर। तो इसने जो है कौन से पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया, यानी कि जाति प्रथा जो है एक बहुत ही हानिकारक प्रथा है, बहुत ही यानी कि समझ सकते हैं कि देश का विकास में सबसे अवरोध डालने वाला जो सिस्टम है वो जाति प्रथा। अगर जाति प्रथा चल रहा है तो समझिए वहाँ विकास होना तो नामुमकिन है ना। तो मतलब कि लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से इस बात को कहा है? तो देखिए, लेखक ने विविध पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो कि निम्नलिखित है। जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी कि जिस काम में हमको मन नहीं लगता है वो काम के द्वारा मेरा बंटवारा। अब हमको ये काम करने में मन नहीं है, सुनार का काम में मन नहीं है, तो हमको जबरदस्ती सुनार का काम दे दिया गया। तो ये क्या है? अस्वाभाविक है, मेरे लिए ये स्वाभाविक काम नहीं है ना। मेरे लिए इसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना मुमकिन नहीं है, ये मेरे लिए अस्वीकारक है, हम इसको काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर बंटवारा होता है तो इससे क्या होता है? इससे इस तरह का अगर बंटवारा होगा तो ये क्या होगा? हानिकारक होगा, है ना। विकास के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सभी चीज़ों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि जिस काम में हमको मन नहीं है तो उस काम में हम ईमानदारी से दिल लगा के काम नहीं करेंगे। इसीलिए पढ़ाई भी ईमानदारी से दिल लगा के किया जाता है, आपको जबरदस्ती ठेल के पढ़ाया नहीं जा सकता है ना। मन, अगर जो बच्चा को मन करता पढ़ने का, एक बच्चा है जिसको हम जबरदस्ती ठेल करके पैर में चढ़ा रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा हाथ जुमेगा वहाँ तक हम उनको चढ़ा दिए, लेकिन उसके बाद ऊपर तो उसको जाना है ना, लेकिन वो वहीं अटक के रह जाएगा या फिर गिर जाएगा। लेकिन उसको अगर अपना रुचि हो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर के वो ऊपर चढ़ते जाएगा, धीरे धीरे चढ़ते जाएगा, है ना। तो कोई आदमी आपको ठेल के कितना तक ले जा सकता है? थोड़ा सा, 9th 10th, उनके बाद आगे तो आपको देखना है ना जिंदगी, ठीक है। तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी कि जो श्रम विभाजन के आधार पर, जो हम लोग को जाति के आधार पर, जिस जगह में हम लोग पैदा होते हैं उस जगह के आधार पर, उस जाति के आधार पर जो बंटवारा होता है, ये बहुत खराब चीज़ है, ये हानिकारक है। दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी, है ना। अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, यानी कि हमको बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, हम विवश हैं उस काम को करने के लिए, बाध्य है लेकिन हमको करने का मन नहीं है, इस तरह का काम जबरदस्ती का थमा दिया जाए। गतिशील एवं आदर्श समाज का तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप, ये सभी जो है क्या है? जाति प्रथा, मतलब कि इस, यानी कि ये सभी क्या है? जाति प्रथा है ना। और ये जाति प्रथा जो है वो हानिकारक है, हानिकारक के रूप में, यानी कि इसको जाति प्रथा को क्या कहा कि एक हानिकारक प्रथा है, ना कि जाति प्रथा है। क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। इस रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन सारी चीज़ों को दिखाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? यानी कि अगर आप एक सही लोकतंत्र को बनाना चाहते हैं, सही लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, है ना, सही लोकतंत्र को बनाना चाहते हैं, सही लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो लेखक ने किन चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी कहा है, यानी कि किन विशेषताओं को अपनाने के लिए कहा है, ज़रूरी माना है, किन विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक, महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। यानी कि अगर सही मायने में लोकतंत्र आप चाहते हैं, सही मायने में अगर देश का विकास करना चाहते हैं, तो आपको सभी को समान नज़र से देखना पड़ेगा, कोई भी जातिवाद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, स्वतंत्रता, सभी को सभी चीज़ों की आज़ादी देनी होगी। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ नहीं जा सकता है, तुम वहाँ नहीं जा सकता है, तुम ये काम नहीं कर सकता, तुम ये काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को आज़ादी होनी चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार होनी चाहिए। साथ ही साथ बंधुता, किसी को आप बांध नहीं सकते कि तुम यही काम कर सकते हो, नहीं तो कोई काम नहीं, नहीं तो मरो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि इन चीज़ों को करने पर मना किया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, यानी कि इन चीज़ों पर होनी चाहिए, है ना। ये अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है वो विकास नहीं कर पाएगा हमारा देश, ठीक है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होनी चाहिए, है ना। हम जितने भी देशवासी हैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहें तो, या फिर देश की बात यहाँ पर हो रही, तो हम सभी देशवासियों को भाईचारे के प्रति होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। भाईचारा ही सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी चीज़ को पाने का, कहीं भी तरक्की करने का, कहीं भी विकास करने का, है ना। भाईचारे की नज़र से हम लोगों को सभी को देखनी चाहिए। दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए भाईचारे का जो संबंध वो बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभाव मन में नहीं होनी चाहिए, है ना। तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म में, सभी धर्म में लगभग जात पात पाया जाता है, भले ही किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है। तो ये जात पात वाला सिस्टम नहीं होने चाहिए। छुआछूत वाला जो सिस्टम है कि आप इस गिलास से पानी पी लिए तो अब इस गिलास में हम नहीं पिएंगे, तो इन सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं।
है ना। ये किसका कहना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो आप जानते हैं, 3 पीएचडी कर चुका है जो आदमी, 3 पीएचडी। यहाँ पर 1 पीएचडी नहीं किया जाता है ना। तो हम लोग तभी जो है समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसे अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत होती है ना। जब हम लोग दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे का आदर करेंगे, दूसरे का इज्जत करेंगे, तो वो भी हमारा इज्जत करेगा। इससे क्या होगा कि जब एक दूसरे का हम लोग इज्जत करेंगे तो फिर एकता होगी हम लोगों में, दोस्ती बढ़ेगी, एकता होगी, हम लोग मिल करके रहेंगे और अखंडता मजबूत होगी। देश को जो है कोई भी नहीं तोड़ सकता है, कोई भी गलत चीज़ करके राज नहीं कर सकता है। जब हम लोग मिल के रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। चारों उंगली को अगर अलग कर देंगे तो इस उंगली को भी कोई गिरा सकता है, इस उंगली को भी, इस उंगली को भी, लेकिन जब चारों को मिला देते हैं तो एक मुट्ठी बन जाता है। अब इसको हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन अलग अलग ऐसे अगर मारेंगे तो टूटने का, फूटने का खतरा है, एक टूट जाएगा, एक बच जाएगा। लेकिन सब मिल जाता है तो समझ सकते हैं, यूनिटी बन जाती है। तो ठीक वैसे ही हम लोग अगर एक होकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो हमारे देश जो है बहुत मजबूत होगी, है ना। जिस भी देश में जात पात जाति के आधार पर कोई भी विवाद हुआ हो या फिर कहीं भी ऐसा विवाद होता है तो वह समाज या फिर वह देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। जो मैंने कहा ना आपको कि कहीं भी अगर जाति पाति होता है, छुआछूत होता है, ऐसा कोई भी चीज़ होता है तो विवाद वगैरह, मतलब कि जाति के आधार पर जात पात या फिर कह सकते हैं कि छुआछूत वाला सिस्टम हो गया, और भी किसी तरह का सिस्टम अगर किसी भी देश में होता है तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। भले ही उस वक्त कर लेता है लेकिन बाद में फिर वो देश डूब जाता है। ये गारंटी है, ये सच्चाई है, ये सच है, ठीक है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए? छुआछूत वाला सिस्टम और आपका जाति पाति के आधार पर ये सारा चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। हम लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम लोगों को एकता अखंडता, इससे क्या होगा? मजबूत होगा अगर हम लोग भाईचारे के संबंध से रहेंगे तो, है ना। और जिस देश में भी ऐसा होता है वहाँ पर वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए, अब जो है आपके चैप्टर में दिया हुआ है पाठ के आसपास, तो ये जो है मतलब समझिए कि ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट क्योंकि अपने शिक्षक से मालूम करें, अपने शिक्षक से मालूम करें, इस तरह का जो है आपके बुक में दिया हुआ है वो रहेगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए गला बहुत ख़राब है बट कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा के लिए कर सकते हैं, है ना। फ़न की वजह में पढ़ाने में मज़ा ही कुछ अलग है। ज़रूर हम लोगों को हमेशा मस्ती माहौल में पढ़ना चाहिए और मज़े के साथ पढ़ना चाहिए। चलिए, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे अपने शिक्षक से मालूम करें, ठीक है। तो देखिए, शिक्षक तो हम ही हैं आपके लिए। संविधान सभा के सदस्यों में एक थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरोजनी नायडू, पंडित विजया लक्ष्मी, हंस मेहता आदि, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का पिता संविधान का पिता कहा जाता है और ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा भूमिका है संविधान को निर्माण में, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भी थे। जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे आप लोग को बताना है? बिल्कुल, गृह मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या थे? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपका राष्ट्रपति थे, अबुल कलाम आज़ाद जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी कि शिक्षा मंत्री थे, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उसका कक्षा में पाठ करें। मैंने कहा ना कि ये सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट क्योंकि है दिया हुआ तो डिस्कशन कर लेते हैं भाई, क्या जाता है करने में, नॉलेज है तो प्राप्त कर लेते हैं ना। अरे पूछा जाए हर चीज़ थोड़ी ना पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है जो कि अपने लिए पढ़ेंगे, मज़े के लिए पढ़ेंगे, दिमाग में बैठेगा इसलिए के पढ़ेंगे, है ना। देखिए, तो जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हैं, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए, जाति प्रथा पर लेखक के विचार आलोचनात्मक है, यानी कि जाति प्रथा पर जो लेखक का विचार है वो बिल्कुल आलोचनात्मक है। वो हमेशा आलोचना करता है कि ये जाति है ही क्यों, है ना। लेखक के विचार से जाति प्रथा भारतीय की प्रगति में बाधक है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेखक है ना, तो उनके अनुसार जो जाति प्रथा है वो भारत को विकास करने के लिए रोकता है। भारत विकास नहीं कर पाएगा अगर ऐसा जाति प्रथा रहेगा, तो प्रगति नहीं कर पाएगा, तरक्की कभी नहीं कर पाएगा। ये किसका कहना है? लेखक का कहना है। जाति प्रथा समाज में भाईचारे की भावना को समाप्त करता है,
ये जो जाति प्रथा वाला सिस्टम है, ये जो भाईचारा है, जो हम लोग मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे की जो भावना है उसको समाप्त करता है जाति प्रथा, है ना। जाति प्रथा की वजह से लोग टूट जाते हैं, एकता नहीं रहती है, अखंडता हो जाती है, लोग अलग अलग हो जाते हैं, भाईचारा खत्म हो जाती है। जाति प्रथा से समाज के लोग बढ़ जाते हैं और जाति प्रथा से समाज के लोग क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कोई ऊंच तो कोई नीच माना जाता है, यानी कि किसी को ऊंचा माना जाता है जाति प्रथा में, किसी को नीचा माना जाता है, जिससे लोग बढ़ जाते हैं। लोग जो है एक दूसरे के आदर नहीं करते हैं, लोग मिलजुल करके नहीं रहते हैं, भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है जातिवाद से, है ना। भारतीय समाज में जाति प्रथा के आधार पर ही सर्व विभाजन होता है, जो सभ्य या आदर्श समाज के लिए उचित नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। भारतीय समाज में ऐसा देखा जाता है कि जिस जाति में आप पैदा हुए हैं, जिस कुल में आप पैदा हुए हैं, आप उसी के अनुसार वही काम कर सकते हैं। ठाकुर है तो आप ठाकुर वाला ही काम कर सकते हैं, बरई हैं तो आप लकड़ी का ही काम कर सकते हैं, सुनार है तो आप सोना चांदी का ही काम कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत है, जो कि भारत में है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है ना, क्योंकि मन नहीं लगता भाई हर काम में लोगों को। जातिवाद से लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, और ये जातिवाद से लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। और जब लोकतंत्र समाप्त हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र मतलब जो जनता का कानून, जनता का शासन। अब जनता का पावर नहीं रहेगा तो फिर वही राजा वाला पावर हो जाएगा, यानी कि राजा जो चाहेगा वो मनमर्जी करेगा, वोट का उसको डर ही नहीं रहेगा, है ना। हम लोग नेता कैसे डरता है, अब मान लेते हैं 5 साल के उसको नेता बनाए, वो अगर अच्छा काम नहीं किया तो अगले साल हम लोग उसको नेता नहीं बनाएंगे, गया काम से तेल लेने, है ना। लेकिन अगर ये वोट सिस्टम रहेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, वो तो मनमानी करेगा, है ना। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी जातिवाद को उचित नहीं मानते थे, जैसे लेखक जो है वो नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, यानी कि लेखक जो विचार करते हैं, लेखक जो कहते हैं जाति प्रथा के बारे में, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी जाति प्रथा के बारे में क्या कहते हैं, आपको तुलना करना है किसके विचारों से, लेखक का जो विचार है उसके विचारों से महात्मा गांधी के जो द्वारा कहा गया है उनके विचारों को तुलना करना है। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो कहा गया है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो कही गई है बातें, खास करके जाति प्रथा के बारे में, उसका बातों का तुलना करना है लेखक के विचारों से। ठीक है, अब हम लोग गांधी जी का विचारों के बारे में देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अच्छा महात्मा गांधी क्या थे, राष्ट्रपिता थे, है ना। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी जो है जातिवाद को बिल्कुल भी उचित नहीं मानते थे। गांधी जी ने भी अछूतोद्धार पर जोर दिया, यानी कि गांधी जी भी जो है जातिवाद को समाप्त करना चाहते थे। सबको एक ही ईश्वर का संतान बताया, है ना। गांधी जी भी बताया कि सबका ईश्वर एक ही है, ये भी इसी तरह का सभी को एक ईश्वर में को ही मानना चाहिए, और जातिवाद वगैरह कुछ नहीं होता है, अगर होता तो फिर वो हम लोगों को इस जाति में क्यों पैदा करता, उस जाति में क्यों नहीं पैदा करता। इस तरीके से लोगों को जो है गांधी जी भी समझाते थे, है ना। उसी प्रकार जो ज्योतिबा फूले हैं और जो राम मनोहर लोहिया है, इन लोगों ने भी जातिवाद से अलगाव एवं जातिवाद के आर पर समाज बटकर कमजोर होता है इत्यादि विचारों को रखकर समाज में उपचकित लोगों को आगे लाकर समाज को बदलना चाहते थे, है ना। तो जैसे गांधी जी कहते थे कि जातिवाद वाला सिस्टम नहीं होता है, कि ईश्वर जो है वैसा क्यों चाहेगा कि हम लोगों को नीचा और ऊंचा करेगा, ऐसा क्यों चाहेगा। तो जातिवाद वगैरह नहीं होता है, एक ही ईश्वर होता है और हम लोग उनके संतान हैं एक ही ईश्वर के, है ना। और उसी प्रकार जो ज्योतिबा फूले हैं और जो राम मनोहर लोहिया है, ये लोग भी कहा कि अगर जातिवाद रहेगा तो अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होगी, लोग बढ़ जाएंगे, देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, या फिर कहें तो जो लोकतंत्र वो खत्म हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जो है ज्योतिबा फूले और राम मनोहर लोहिया ने लोगों को समझाया, लोगों को जागरूक किया, है ना। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी सभी के विचार से जातिवाद अलगाव, अनेकता और भेदभाव का कारक है ना। और तुलनात्मक, अगर सबका विचारों का तुलनात्मक किया जाए, यानी कि सबका विचारों को अगर सही में देखा जाए, सबका जो मेन मोटिव है कहने का वो यही था कि जातिवाद से अलगाववाद की विधि, अनेकता, भेदभाव, ये सभी चीज़ें पैदा होती है खास करके जातिवाद से। तो सबों के विचार से, जातिवाद से दूर होकर ही सभ्य और आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। यानी कि जातिवाद से अगर दूर रहेंगे, जातिवाद नहीं रखेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, तभी जो है एक सही समाज का, देश तरक्की करेगा, सभ्य समाज होगा। और इस पर बहुत बड़ी सौभाग्य होगी जब भी ऐसा होगा, देश जो है उस दिन से बहुत तरक्की करने लगेगा, है ना। जिस समाज में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भाईचारे की भावना से देखकर कार्य करेगा, और वही देश आगे बढ़ेगा, वही समाज आगे बढ़ेगा। जिस समाज में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को भाई मान करके काम करेगा, मन लगा के अपने देश के लिए काम करेगा और देश की तरक्की के लिए काम करेगा, और देश 100% है तरक्की करेगा, है ना। तो इस प्रकार का सभी का विचार था, खास करके गांधी जी का, राम मनोहर लोहिया का और ज्योतिबा फूले का, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार और इन लोगों का विचार लगभग सबका एक ही था भाई। जातिवाद के आपको भी पूछेंगे जातिवाद के बारे में कुछ बताएं तो आप भी वही बात बोलेंगे, है ना। अगला देखिए, जातिवाद और आज की राजनीति।
विषय पर अंबेडकर जी जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी आयोजित करें। यानी कि एक जातिवाद जो कि है बहुत वर्षों से, और जो आज की राजनीति हो रही है जातिवाद से, है ना। तो इन दोनों पर आपको विचार अपना करना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर। यानी कि मान लीजिए कि आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या है, जयंती है ना। तो उनकी जयंती के आधार पर आपको क्वेश्चन आया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जो है, इसके अवसर पर आपको जातिवाद और आज की राजनीति के बारे में इन विषय पर आपको लिखना है ना। चलिए लिखते हैं। देखिए, आज की राजनीति जातिवाद पर आधारित है। आज की जो राजनीति हो रही है वो जातिवाद पर आधारित है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। जातिवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी चरम लेवल पर है, बहुत ज़्यादा जातिवाद हो रहा है। तो आज की जो राजनीति है वो जातिवाद पर आधारित है। राजनीति के लोग अपने वोट बैंक बनाने के लिए जातिवाद का सहारा लेते हैं, जो लोकतंत्र पर आघात है। बड़े बड़े राजनीतिक दल है, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि वोट बैंक के लिए, अपना वोट लेने के लिए, समझ रहे हैं, छोटा सा वोट लेने के लिए क्या करता है, जातिवाद का सहारा लेता है, लोगों को एक दूसरे से बांटता है, जाति का सहारा लेता है ना। अशोक कुमार के विचार, जातिवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं। यानी कि जो भी अशोक के अनुसार, अशोक का ये कहना है कि जो भी लोग अगर जातिवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, जातिवाद के आधार पर अगर वो वोट प्राप्त करते हैं, तो वो जो है लोकतंत्र के घोर विरोधी हैं। लोकतंत्र के विरोधी है, उसको देशद्रोही के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने का बात कर रहा है वो, है ना। क्योंकि जातिवाद करेगा तो देश तो टूटेगा ही ना, है कि नहीं। सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज के हर एक व्यक्ति एक दूसरे को भाईचारे की भावना से हर एक कार्य में सहभागी बनाता हो और हर एक हित में समान रूप से सहभोगी बनाता हो, है ना। सच्चा लोकतंत्र तभी संभव हो पाएगा, सही लोकतंत्र तभी सही से लागू हो पाएगा जब हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे को भाईचारे की नज़र से, भाईचारे की दृष्टि से देखे, है ना। और जितना भी कार्य करे, जो भी कार्य करे, वो देश के तरक्की लिए करे, अपने देश के हित में करे, समान रूप से करे, तभी जो है हम लोगों का सही और सच्चा लोकतंत्र जो है वो लागू हो पाएगा और देश जो है वो तरक्की करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, इनके बारे में आपको विचार करना है। और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है। इनके बाद जो चैप्टर है वो हो जाएगा समाप्त। फिर इनके बाद इनका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर अगला चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मनु रूप में जाने जाते हैं क्योंकि प्राचीन व्यवस्थ मनु में मनुस्मृति के माध्यम से जातिवादी के संपर्क रूप में वन व्यवस्था को उचित बताकर सभी के लिए श्रम विभाजन आवश्यक बताया। लेकिन अम्बेडकर जी जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक विभाजन कह जातिवाद की आलोचना की है। जातिवाद के माध्यम से श्रम विभाजन करना भारत की प्रगति में बाधा डालता है। इस बात को बताने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है ना। तो क्या कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा गया है, आधुनिक मनु। तो क्यों कहा गया है, तो क्योंकि जो मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, मनुस्मृति एक किताब का नाम है, इनके जो रचनाकार है, इनके जो लिखने वाला है, उनका नाम है मनु। याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, मनु। तो मनु जो व्यक्ति थे, तो वो इस किताब के माध्यम से, यानी कि मनुस्मृति की किताब के माध्यम से जातिवाद के संपर्क में, जातिवाद के बारे में इस वर्ण व्यवस्था को उचित बताकर सभी के लिए श्रम विभाजन आवश्यक बताया। यानी कि जो मनु थे, उन्होंने मनुस्मृति के रचनाकार थे और मनुस्मृति किताब में उन्होंने लिखा कि ये जो जातिवाद वाला सिस्टम है वो सही है ना। क्या है, उचित बताकर, वर्ण व्यवस्था के अनुसार उचित बताकर इसको सही बताया। लेकिन जो अम्बेडकर जी है वो जातिवाद के आधार पर इस विभाजन को, श्रम विभाजन को क्या बताया, अस्वाभाविक बताया, यानी कि ये सही नहीं है, ऐसा कहना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, है ना। और ये जो है ऐसा कहा कि अगर जातिवाद होगा तो देश का प्रगति में, देश को तरक्की करने के लिए नहीं देगा, देश की प्रगति में ये बहुत बड़ी बाधा है, खास करके जातिवाद, है ना। तो इस बात को बताने के लिए जो है कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को हम लोग आधुनिक मनु कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक मनु। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन आपको करवाए है, सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लीज़, ये चैप्टर बहुत आसान है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सच में आई हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एक गाना गा देते हैं आप लोगों के लिए। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, फिर बेकरारी कैसी है। चलिए, तो
जस्ट फन के लिए था, ज़्यादा सोचना नहीं है कुछ। और वीडियो को लाइक करके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। ऐसे प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई करिए, कॉपी कलम निकाल करके सारी चीज़ों को नोट करिए, है ना। ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं समझना है कि ऑनलाइन है, आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे हम आपके सामने हैं, है ना। थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।